ऑडियो 2 जमनालाल बजाज। यह नवीन परिवर्तन जमनालाल जी जैसे गिने चुने धार्मिक देशभक्तों को बहुत रुचिकर और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और वे राजनीतिक क्षेत्र में तन मन धन से प्रविष्ट हो गए। गांधी जी की इस विशेषता के लिए जमनालाल जी प्रायः कहा करते थे, गांधी जी के साथ रहने का जिसे सौभाग्य मिला या व्यक्ति और जीवन की समस्याओं के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण को जिसने समझने का प्रयत्न किया, वह व्यक्ति जीवन में कभी थक नहीं सकता। वह कार्य के लिए उत्साह और जीवन की अभिरुचि से परिपूरित रहेगा। वह सदैव अपने कर्तव्य पालन को तत्पर रहेगा और जो कुछ उसके पास है उससे संतुष्ट रहेगा। यह संभव है कि गांधी जी द्वारा स्वराज्य प्राप्ति के मार्ग में देर हो, पर है यह निश्चित मार्ग, इसमें कोई जोखिम नहीं है। जो कोई इस मार्ग का अनुसरण करेगा वह औरों के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए तो स्वराज्य अवश्य प्राप्त कर लेगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। गांधी जी के इस व्यवहारिक आध्यात्म का अनुभव जमनालाल जी 1-2 वर्ष नहीं 24 वर्ष तक निरंतर करते रहे और इसके फल से उनकी स्थिति भी एक निष्काम कर्मयोगी जैसी बनती चली गई। अपने अंतिम जीवन काल में उन्होंने अपने इस समस्त अनुभव और उसके अनुसरण करने का निष्कर्ष इन शब्दों में प्रकट किया। पिछले 24 वर्षों में बराबर गांधी जी के संपर्क में रहा हूँ। मैंने प्रत्येक क्षेत्र में उनके कार्यों को निकट से देखा है। मैंने उनके आश्रम के जीवन में भी भाग लिया है। मैं उनके उपवास के समय भी साथ रहा हूँ। मैंने उनकी बीमारी में भी सेवा भी की है। उनके बहुत से महत्वपूर्ण वार्तालापों और विचार विमर्शों को मैंने देखा है। उनके जन कार्यों के भार को बटाने का मैंने पूर्ण प्रयत्न किया है। प्रत्येक स्थिति में उनके बहुत से गुणों से मैं प्रभावित रहा हूँ। उनमें मेरा विश्वास सदैव बढ़ता ही गया है। मैं उनके साथ अपना तादात्म्य अधिक से अधिक करता ही गया हूँ। आज वे मेरे आदर्श हैं, मेरे पथ प्रदर्शक हैं। उनकी आज्ञा शिरोधार्य है। उनका स्नेह मेरा जीवन है। राजनीतिक संघर्ष में त्याग और बलिदान। जमनालाल जी बाल्यावस्था से ही एक बड़े धनी परिवार में पले थे और बड़े होने पर उनको संसार के वे समस्त सुख और सुविधाएं प्राप्त हो गई थी जो धन से प्राप्त की जा सकती है। प्राचीन काल के नीतिकार भी स्वर्ण को सब गुणों का आधार बतला गए थे। आजकल धन संपदा तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का स्वामी और संचालक और सब कुछ बना है। इसलिए जब जमनालाल जी ने स्वेच्छा से उस धन के मोह और उससे प्राप्त होने वाले भोगों को त्याग दिया और स्वाधीनता संग्राम में पूर्ण रूप से निमग्न हो गए, तो भी राजगोपालाचार्य जैसे विद्वान आलोचक ने उनके संबंध में निम्न पंक्तियां लिखी थी। जमनालाल जी के समान और किसी ने गृहस्थी का सुख, धन, पद और प्रभाव नहीं भोगा होगा। मनुष्य को जिस चीज का अन्य बातों से अधिक लालच होता है वह है बड़े और शक्तिशाली लोगों की मित्रता। यह भी जमनालाल के समान थोड़े ही लोगों ने प्राप्त की होगी। संक्षेप में गांधी जी के आंदोलन में मिलने वाले दुख और अभाव को छोड़कर और सब कुछ जमनालाल जी ने भोगा था। फिर भी एक क्षण में उन्होंने अपना सारा जीवन बदल दिया। जो सुख और आराम वे अपने धन से खरीद सकते थे उस पर लात मार दी। जो शक्ति और प्रभाव उनके पैरों में पड़ा था उसे एकदम त्याग दिया।
वे संघर्ष के बीच एक साधारण कार्यकर्ता के समान कूद पड़े। कौन कहता है कि हमारे राष्ट्र का स्तर ऊंचा नहीं उठा है? वास्तव में जमनालाल जी आरंभ से ही धन की उचित मर्यादा को समझते थे और वे उसे धर्म और मानवता से ऊंचा स्थान नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे वर्षों तक प्रयत्न करके ऐसा धर्मगुरु ढूंढते रहे जो केवल भजनानंदी अथवा अहम ब्रह्मास्मि का उच्चारण मात्र करने वाला न हो, वरन जिसने संसार में रहते हुए अध्यात्म के आदर्श का पालन करके दिखाया हो। उनका यह उद्देश्य गांधी जी के निकट पहुंचने पर पूरा हो गया। उसी समय उन्होंने अपना सर्वस्व उनके कार्य के लिए अर्पित कर दिया। इसके बाद भी यद्यपि वे व्यापार करते रहे और बहुत सा रुपया भी कमाते रहे, पर उन्होंने अपने को उस धन का व्यवस्थापक मात्र समझा। कहा जाता है कि उनको अपने बाबा बच्छराज जी से 5-6 लाख की संपत्ति उत्तराधिकार में मिली थी। उन्होंने व्यापार द्वारा उससे आमदनी करते हुए लगभग 25 लाख रुपया सार्वजनिक हित के कामों में दान कर दिया। इसके अलावा भी कई लाख रुपया गुप्त रूप से अंग्रेज सरकार से संघर्ष करने वाले देशभक्तों और उनके परिवार के निर्वाह में लगा दिया, जिसका किसी को पता ही नहीं चला। इस प्रकार एक पूंजीपति का क्रांतिकारी देशभक्त बनकर अपना सर्वस्व राष्ट्रोद्धार के लिए अर्पित कर देना एक असाधारण उदाहरण है। पूंजीपतियों में इस तरह की मनोवृत्ति का होना अपवाद स्वरूप ही माना जाएगा और इसलिए चाहे हम संसार भर के इतिहास को छान डालें, जमनालाल जैसे उदाहरण गुलियों पर गिनने लायक भी कठिनता से मिलेंगे। सभी देशों के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख कार्यकर्ता प्रायः गरीब अथवा मध्यम वर्ग में से ही निकले हैं। जमनालाल जी का पूंजीपति वर्ग से निकल इस क्षेत्र में प्रवेश करना अपने ढंग का निराला ही नमूना है। निकृष्ट मनोवृत्ति के कुछ लोगों ने अपने दोष ढूंढने वाले स्वभाव के अनुसार जमनालाल जी पर कांग्रेस का रुपया अपने काम में लगाने और उससे तरह तरह के लाभ उठाने के झूठे आरोप लगाए। नागपुर के सावधान नामक मराठी पत्र ने एक बार लिखा, देशभक्ति और उदारता की आड़ में जमनालाल जी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मगनवाड़ी की उचित रूप से रजिस्ट्री भी नहीं कराई गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ को सौंप दिया गया है। जब यह संघ काम करना बंद कर देगा तो नए भवनों सहित सारा मगनवाड़ी बच्छराज एंड कंपनी के पास पहुंच जाएगा, जो सेठ जमनालाल बजाज, उनकी पत्नी और लड़के को लेकर बनाया गया है। यह पत्र 1 साल तक इसी प्रकार के अपमानजनक लेख लिखता रहा, पर जमनालाल जी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब गांधी जी ने स्वयं उनको सलाह दी कि इस पत्र के संपादक पर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उसने केवल जमनालाल जी को ही व्यक्तिगत रूप से बदनाम नहीं किया, वरन उससे राष्ट्रीय संस्थाओं की भी काफी हानि होती है। इस पर जमनालाल जी ने सावधान के संपादक R.V. मावकर पर मानहानि का मुकदमा वर्धा के मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर कर दिया। उसमें सिद्ध हो गया कि मावकर ने द्वेष बुद्धि और नीच स्वार्थ साधन की दृष्टि से जमनालाल जी को बदनाम किया है। उसे 6 महीने की कैद और 1000 रुपया जुर्माना की सजा दी गई। बंबई के एक अन्य मराठी पत्र चित्रा ने भी जमनालाल जी द्वारा विजित यूरोप शीर्षक लेख में ऐसे ही बेहुदा आक्षेप किए। उसने लिखा,
कि जमनालाल जी ने 40,000 के मूल्य के से गांव को 4,000 रुपया में हड़प लिया है। जब से वे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुए हैं तब से उनके कब्जे में काफी रुपया आ गया है, जिसे वे ब्याज पर देकर मुनाफा अपनी जेब में डालते रहे। इस लेख पर भी मुकदमा चलाया गया। पत्र के संपादक तथा प्रिंटर ने माफी मांग ली और लेखक को 6 मास की कैद और 500 रुपया का जुर्माना की सजा दी गई। उन दिनों पंडित जवाहरलाल जी नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। जब उन्होंने कुछ दुष्टों को इस प्रकार की हरकतें करते देखा तो उन्हें बड़ा बुरा लगा और उन्होंने अखबारों में एक बयान प्रकाशित कराया कि कांग्रेस का सब हिसाब किताब बाकायदा रखा जाता है और उसे ऑडिट कराया जाता है। हिसाब के चिट्ठे समय समय पर अखबारों में भी प्रकाशित कराए जाते हैं। इसका सारा श्रेय संस्था के कोषाध्यक्षक श्री जमनालाल बजाज को ही है। कांग्रेस की नीति यह नहीं है कि समुचित कारण मिलने पर भी मुकदमेबाजी या झगड़े का सहारा लिया जाए, पर यदि दुष्टतापूर्ण और मान हानिकारक बयान जारी रखे गए तो कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा को रक्षार्थ अदालत का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं चुकेगी। गांधी जी ने भी कहा, जमनालाल स्वयं को अपनी संपत्ति का एक न्यासी ट्रस्टी ही समझते हैं। अगर वे अपनी संपत्ति को पूर्ण रूप से न त्याग सके तो इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है। मैंने ही उनको सब कुछ त्यागने से रोका था। मैं इस विषय में सदैव सतर्क रहा हूँ कि वे किसी क्षणिक भावावेश में आकर ऐसा काम न कर बैठे कि बाद में उन्हें अपने कार्य पर पश्चाताप करना पड़े। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जमनालाल जी ने जितना भी कमाया है वह जनता के कल्याण में लगाया है। इस प्रकार जमनालाल जी ने धनी व्यापारी वर्ग के सामने जो आदर्श उपस्थित किया उससे देश के समस्त नेता बड़े प्रभावित हुए। आखिर आंदोलन के संचालन के लिए धन तो आवश्यक था ही, इसलिए जब तक ऐसे देशभक्त और धनी व्यापारी आगे न बढ़ते और तन मन धन से राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने को तैयार न होते तब तक संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो सकना संभव न था। केवल गांधी जी, जवाहरलाल जी, विनोबा जी जैसे सत्याग्रह पक्ष वाले नेता ही जमनालाल जी के प्रशंसक नहीं थे, वरन अन्य छोटे बड़े नेताओं की दृष्टि के संपर्क में आने से भी पहले जमनालाल जी लोकमान्य तिलक से मिले थे। उस 2-1 दिन की जान पहचान के आधार पर ही श्री तिलक ने उनकी विशेषता को समझ लिया था। इसके कुछ समय पश्चात ऋषभदास रांका नाम के युवक तिलक जी के पास गए और कहा कि मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ और व्यापार ही मेरा मुख्य कार्य है, पर अब मैं देश सेवा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ। तिलक जी ने उन्हें सम्मति दी कि व्यापार का कार्य करते हुए भी तुम देश सेवा कर सकते हो। इस कार्य के लिए तुम वर्धा के सेठ जमनालाल बजाज के साथ कार्य करो। वे एक बड़े व्यापारी और महान देशभक्त हैं। कुछ दिन पहले वे पूना आए थे और उनका बड़ा सम्मान हुआ था। उनको अपना आदर्श मानो, तुम्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी। लोकमान्य तिलक के सुप्रसिद्ध पत्र केसरी में भी जमनालाल के नागपुर झंडा सत्याग्रह से संबंधित कार्य की बड़ी सराहना की गई थी। उसके एक लेख में कहा गया था, इसमें कोई संदेह नहीं कि नागपुर झंडा सत्याग्रह के मुख्य नेता सेठ जमनालाल जी ने अपने वीरोचित व्यवहार से सारे भारत के व्यापारी वर्ग के सामने एक अनुपम उदाहरण रखा है। वे गर्व से अपने को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं और निसंदेह
उन्होंने उचित ढंग से अपने पिता का अनुसरण किया है। नागपुर झंडा सत्याग्रह। नागपुर का झंडा सत्याग्रह वास्तव में एक ऐसी घटना थी जिसने जमनालाल को राजनीतिक संघर्ष में खींच लिया और साथ ही देश भर में एक सत्याग्रही नेता के रूप में उनका नाम भी प्रसिद्ध हो गया। सन 1920 में नागपुर की पुलिस ने कांग्रेस के एक जुलूस को रोका और उससे तिरंगे राष्ट्रीय झंडे को छीन लिया। इस बात को वहां के नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान समझा और पुलिस की कार्यवाही का विरोध करने के लिए एक बड़ा जुलूस झंडे के साथ निकालने का निश्चय किया। यह खबर पाकर सरकार ने इस प्रकार के सभी जुलूसों पर रोक लगा दी। उसी समय जमनालाल जी कलकत्ता से लौटते हुए नागपुर के स्टेशन पर होकर गुजरे। नागपुर के कितने ही राजनीतिक कार्यकर्ता उनसे स्टेशन पर मिले और झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व करने की प्रार्थना की। उन्होंने उनके निश्चय की सराहना की और कहा कि वे इस विषय पर विचार करके 2-4 दिन में उत्तर देंगे। वर्धा पहुंचकर जब उन्होंने इस विषय में अच्छी तरह विचार किया तो उनको यही अनुभव हुआ कि राष्ट्रीय झंडे की सम्मान रक्षा के लिए जो आंदोलन किया जाए उनमें भाग लेना उनका कर्तव्य है। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह एक बड़ा उत्तरदायित्व है जिसमें बड़ी बड़ी कठिनाइयां और खतरे आएंगे। उन सब के लिए तैयार होकर उन्होंने झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व करने की स्वीकृति दे दी। Glad to present a book, Seth Jamnalal Bajaj, today at 7 p.m., that talks about a great personality who focused on honesty over profit, action over words, common good over personal gain. The greatest lessons learned from his life is about changing the current capitalist system, which is the root cause of recent turmoil and dissatisfaction. He gave up his entire life for the national movement and its success.